हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 174 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 175 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, क्या कारण था कि अंग्रेज मैसूर की दक्षिण में अपने अधिकृत क्षेत्रों और व्यापारी हितों के लिए एक खतरा मानते थे? क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही उसके विनाश का कारण बना? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, बांडीवास के युद्ध में फ्रांस को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद 1760 तक कंपनी दक्षिण में अपनी मजबूत उपस्थिति सुदृढ़ करा चुकी थी। इसी दौरान मैसूर में हैदर अली का उत्कर्ष हुआ, जो कुशल सैन्य संचालक तो था ही, साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी दक्ष था। और यही दक्षता उसने मराठों व निज़ाम व मराठों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध में अपने पक्ष में करके दिखाया। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा पर आघात के समान थी, क्योंकि कंपनी मालाबार तट को भी अपने व्यापारिक हितों के लिए अधीन करना चाहती थी और हैदर अली उसमें बाधा था। तो वहीं आगे चलकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के भारत में प्रमुख यूरोपीय प्रतिपक्षी फ्रांस के साथ सामरिक व व्यापारिक सहयोग की भी नीति अपनाई, जो कि कंपनी के लिए चिंता का विषय था। वहीं फ्रांसीसी फिर दक्षिण में अपना प्रभाव जमाने न लगें। साथ ही टीपू के समय में बॉम्बे से कंपनी का अधिक व्यापार होता था और कंपनी को भय था कि कहीं टीपू बॉम्बे पर आक्रमण न कर दे। अतः कंपनी मैसूर को बड़ा खतरा मानती थी, जिसकी अभिव्यक्ति तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, जो कि मैंगलोर की संधि में किए गए वचन को तोड़कर किया गया था। इसी क्रम में टीपू के विनाश के पीछे उसके द्वारा अपनाए गए मांग को ही सबसे बड़ा कारण कुछ इतिहासकार मानते हैं, और वह इसके पीछे ये तथ्य देते हैं कि यदि टीपू ने अति भूभागी छवि नहीं अपनाता त्रावणकोर के मामले में, तो शायद युद्ध नहीं होता। परंतु यदि हम गहराई से देखें तो टीपू के समान टीपू के स्थान पर यदि कोई अन्य शासक भी होता तो भी वही करता जो टीपू ने किया, क्योंकि जयकोटा टीपू के क्षेत्र में था, जो उससे स्वाभाविक बात है कि टीपू द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाना निश्चित था। तृतीय मैसूर युद्ध का वास्तविक दोषी तो कॉर्नवालिस था, क्योंकि वो व्यक्तिगत संतुष्टि व कंपनी की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ऐसे कूटनीति का सहारा लिया। अर्थात कॉर्नवालिस ने स्पष्ट रूप से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का उल्लंघन किया। साथ ही टीपू का कृत्य एक राजतंत्री शासक के अनुकूल ही था। हालांकि टीपू तृतीय युद्ध में पराजित हुआ, जिसमें एक कारण उसका अपने पिता की तरह कूटनीतिक चालों व राजनीतिक दांव पेचों का गुण न होना, इसलिए उसके पड़ोसी निजाम व मराठा से सहायता प्राप्त नहीं। लेकिन इसके समांतर कंपनी को देखें तो प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता सामरिक व आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ती जा रही थी, जिसका मुकाबला करना सरल नहीं था। अतः कह सकते हैं कि टीपू तत्कालीन भारत में ऐसा शासक था जो वास्तविक रूप से शेर की भांति जिया और युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। देखिए, आपने लिखा सब कुछ अच्छा है, सारे पॉइंट्स आपने दिए हैं, बट वही है कि क्वेश्चन काफ़ी ब्रॉड हो गया। मतलब कि आपको यही सारी बातें शॉर्ट फॉर्म में बतानी है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी बातों को कम से कम शब्दों में टू द पॉइंट कह देना है। इसमें क्या हो रहा है कि आप पूरी एक भूमिका बना दे रहे हो, पूरी एक पृष्ठभूमि दे रहे हो और फिर आप इसका उत्तर लिख रहे हो। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। तो अब आपके मन में आया होगा, तो फिर हम लिखेंगे कैसे? तो मैं आपको एक बार आप ही के द्वारा लिखे गए इन शब्दों को क्रमबद्ध करते हुए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो आपको पता है कि इस प्रश्न में दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा है, क्या कारण था कि अंग्रेज मैसूर को दक्षिण में अपने अधिकृत क्षेत्रों और व्यापारिक हितों के लिए एक खतरा मानते थे? और दूसरा है, क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही उसके विनाश का कारण बना? वास्तव में ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्लियर? तो अब आप समझ गए कि वास्तव में हमें इसको कैसे लिखना है। तो आप क्या बताएंगे कि शुरू से ही
कि वांडीवास की आप ही की बात कर रहा हूँ, अपना फ्रेम नहीं दे रहा हूँ, मैं आप ही के इन शब्दों को अंतर्ग्रंथित करके बता रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से और लिख सकें। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं कि 1760 में वांडीवास की लड़ाई के बाद फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तक सीमित कर देने के बाद कंपनी को लगा कि दक्कन की स्थिति उसकी मजबूत हो गई है, किंतु आगे चलकर मैसूर में हैदर अली के उत्कर्ष से कंपनी को फिर से चुनौती मिलने की शुरुआत हुई। ये चुनौती तब उसे और भारी पड़ी जब हैदर अली ने मालाबार के तट पर अपने कब्जे को मजबूत किया और साथ ही फ्रांसीसी बंदरगाहों की मदद से अपने व्यापारिक हितों और साथ ही अपनी सामरिक स्थिति को मजबूती प्रदान की, जो कि कंपनी के लिए घातक सिद्ध हुआ। अर्थात कंपनी को ये लग रहा था कि कहीं हैदर अली की बढ़ती इस महत्वाकांक्षा को कहीं हमारे बम्बई जो पोर्ट से उसको दिक्कत ना आए और साथ ही हमारी दक्कन से पूरी की पूरी साम्राज्यवादी नीति समाप्त ना हो जाए। इस दिशा में कंपनी ने कई सारे युद्ध किए, चाहे वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो, चाहे फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो, लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षा तब और उत्कृष्ट की ओर आई जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई मैंगलोर की संधि के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि अब किसी भी तरह का युद्ध नहीं होगा, किंतु कॉर्नवालिस की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने जयकोटा व क्रागनोर की प्राप्ति के लिए टीपू को उत्प्रेरित किया और इस युद्ध को टीपू का एक दोषी माना। किंतु गहराई से देखें तो वास्तव में जयकोटा और क्रागनोर क्षेत्र टीपू या कहें कि मैसूर रियासत के अंतर्गत संप्रभु थे, किंतु कॉर्नवालिस ने इस चीज़ को प्रेरणा देकर युद्ध को छेड़ दिया। अर्थात हम ये बिल्कुल तरीके से नहीं कह सकते कि टीपू का क्रागनोर और जयकोटा पर हमला करना उसके विनाश का कारण था। उसके विनाश के लिए कई अन्य कारण और परिस्थितियां जिम्मेदार थी, जिसमें उसकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थीं तो कुछ उस समय की सामरिक और आधुनिक समस्याएं थीं। व्यक्तिगत समस्या के तौर पर अगर हम देखें तो वो अपने पिता हैदर अली की भांति उतना कूटनीतिज्ञ नहीं था, अर्थात वो बाह्य सहायता को अपनाने पर जोर दे रहा था, जबकि आंतरिक सहायता पर संयुक्त मोर्चा बनाने की ओर उसका ध्यान नहीं था। या ये भी कह सकते हैं कि उसके अन्य साथी भी संयुक्त मोर्चा अपनाने के लिए उस तरह से प्रेरित नहीं थे जैसा कि वो हैदर अली के समय पर थे। क्लियर? दूसरी बात, उसको बाहरी सहायता न मिल पाना भी उसके लिए एक तरीके का विनाश का कारण बना और साथ ही उसके जो उस समय के आधुनिक और मौलिक विचार जो राष्ट्रवाद से प्रेरित थे, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जनमानस को न समझा पाने के कारण उसके विनाश का कारण बना। निष्कर्षतः कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी अंग्रेजों की औपनिवेशिक दासता को स्वीकार नहीं किया और अंततः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते लड़ते अपने आप को वीरगति को प्राप्त हुआ। ऐसे आपको इस पूरे उत्तर को लिपिबद्ध कर देना है कम से कम शब्दों में, और जैसा कि आपने मैप बनाया है आपको ऐसे ही मैप बना देना है। तो आप समझ गए कि कितने कम शब्दों में हमने आपकी पूरी की पूरी बात। देखो होता क्या ना कि जब हम लिखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ये प्रश्न आता है कि ये पॉइंट भी लिख दें, ये पॉइंट भी लिख दें, ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, तो सब देने के चक्कर में ना हम अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो हमने ये तो आपका इनकोड कर दिया कि आपको अपने उत्तर को कैसे इनकोड करना है इन्हीं शब्दावलियों को। क्लियर? बाकी हमने आपको इसका फ्रेम ऑलरेडी बता दिया है, कई सारे एस्पायरेंट्स को भी बता दिया है। अब यहाँ पे हम आपको नया फ्रेम बताना तो चाह रहे लेकिन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपने लिखा अच्छा है। क्लियर? और अगर हम ये कह दें कि नहीं आपने लिखा अच्छा नहीं, तो फिर वो फालतू की चीज़ें हो गई। समझ गए? तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि आपकी इच्छा हो रही होगी कि नहीं सर बता ही दो एक नया फ्रेम, तो अगले आंसर में हम इसका उपयोग कर लेंगे। तो ठीक है, फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आप पृष्ठभूमि बताओ कि बंगाल और बक्सर विजय के बाद अर्थात उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने के बाद कंपनी दक्कन में भी अपनी प्रभुता को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने मराठों और निजाम के सहयोग से मैसूर को पराजित करने की कोशिश की। ये बात अलग है कि मद्रास और मैंगलोर की संधि के अंतर्गत युद्ध निर्णायक नहीं हो पाया, किंतु आगे चलकर टीपू के संदर्भ में श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत दक्षिण में उसने अपने अधिकृत क्षेत्रों को महत्ता प्रदान की, अर्थात जिन हितों से वो प्रभावित हो रही थी उन हितों को उसने संप्रभु बना लिया। अर्थात श्रीरंगपट्टनम की संधि से उसने टीपू के काफ़ी विस्तृत साम्राज्य को अपने में मिला लिया, जो कि न केवल उस समय की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे
बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे, फिर चाहे वो बारह महल, डिंडीगुल या फिर मालाबार का तट हो, या फिर तुंगभद्रा का एरिया हो, और या फिर कृष्णा व पेन्नार नदी का क्षेत्र हो। ऐसे आपको बता देना है और फिर आपको टीपू के रुख बता देना है। तो ये एक और नया डायमेंशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न के उत्तर के कई सारे डायमेंशन मिले होंगे, बल्कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि आप ही के द्वारा लिखे गए उत्तर को, आप ही के उत्तर को कितने कम से कम शब्दों में संयोजित करके लिखा जा सकता है, और आप अपनी उत्तर लेखन शैली को कितना और ज़्यादा परिष्कृत और उत्कृष्ट बना सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।